हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आज की क्लास में एनसीईआरटी डिटरमिनेंट 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले क्लास में एनसीईआरटी 4.1, 4.2, 4.3 हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग ये 4.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि उप सारणिक। इसमें टॉपिक है उप सारणिक। ध्यान देंगे, उप सारणिक एवं सहखंडज, ये आप लोग का टॉपिक है, ठीक ना। और इससे आसान कहीं नहीं, ये आपका लोगो है, ध्यान रखेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं एनसीईआरटी डिटरमिनेंट 4.4 क्या है, ठीक ना। ध्यान रखिए, तो एनसीईआरटी डिटरमिनेंट 4.4 में क्या मजा है, आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा। चलिए, सभी विद्यार्थी खूब बढ़िया से देखिए, ध्यान देंगे और केयरफुली होकर देखेंगे। एकदम कंप्लीट आपको मजा आएगा, है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए यहाँ पर उप सारणिक एवं सहखंड आपका एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। उप सारणिक जो होता है, क्या होता है ना, सारणी के अवयव, देखिए साफ साफ है, सारणी के अवयव ए आई जे, सारणी के अवयव ए आई जे, ध्यान देंगे, सारणी के अवयव ए आई जे का उप सारणिक एक सारणिक है। जो उप सारणिक होता है एक प्रकार का सारणिक है, वो उप सारणिक भी एक प्रकार का डिटरमिनेंट है। जो आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ में स्थित ए आई जे स्थित जो अवयव होता है, इसको हटाने से प्राप्त होता है। यानी कि सारणिक में जो उप सारणिक होता है सभी अवयव का उप सारणिक होता है, और उप सारणिक भी एक प्रकार का सारणिक है। जैसे आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सारणिक है 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22। अब 11 का आप निकालेंगे, 11 का, तो 11 का एक निकालेंगे तो बोला कि आईवी पंक्ति जेवी स्तंभ को हटाने के बाद, यानी कि जिसका निकालना है उसका पंक्ति स्तंभ को हटा देना होगा, है ना। जिसको भी निकालना है उसके पंक्ति स्तंभ को हटा देना होगा, है ना। तो हटाने का मतलब जिसका 1 का निकालना है, जैसे 11 का निकालना है, तो 11 के लिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को हटा दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होगा 11 का उप सारणिक। ए 11 का जो उप सारणिक होगा, ध्यान देंगे, जो ए 11 का उप सारणिक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए 22। क्या प्राप्त होगा? ए 22 प्राप्त होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको उप सारणी का प्रयोग करना होगा। 11 का मतलब आईवी पंक्ति जेवी स्तंभ को हटा देना है। तो 11 में एक पंक्ति एक स्तंभ हटाना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हटाना है, एक एक लिखा हुआ है ना। आपको ये ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत होगी, उप सारणी में कुछ है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उप सारणी के निकालने के बाद में आपको यहाँ पर सहखंडज की बात किया गया है। तो जो सहखंडज होता है, ध्यान देंगे, सहखंडज क्या होता है इसमें देखिएगा। और ये भी बात है कि आपको उप सारणिक बनाते समय आप जिस भी कोटि के उप सारणिक बनाएंगे तो उप सारणिक से जो सारणिक प्राप्त होगा उससे एक कम कोटि का प्राप्त होगा, एक कम कोटि का। जैसे आप 2 कोटि, जैसे इसका निकालेंगे, आप एक का निकालेंगे तो एक का निकालेंगे तो एक ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये डिटरमिनेंट कितना कोटि का है? ये डिटरमिनेंट 3/3 का है। और जो ये मिल रहा है ये क्या कोटि का मिल रहा है? ये 2/2 कोटि का मिल रहा है। तो वही बताया गया कि डिटरमिनेंट में जब उप सारणिक आप निकालेंगे तो जो नया सारणिक आएगा उससे एक कम कोटि का आएगा। ये 3 कोटि का, देखिए यहाँ 2 कोटि का प्राप्त हो रहा है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है ना। n-1 क्रम का प्राप्त होगा, इतना आपको ध्यान रखना होगा। और सहखंड के बारे में बताया गया कि माइनर को हम लोग m से सूचित करते हैं और सहखंड को a से सूचित करते हैं। तो बस यहाँ पर साइन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? साइन। जैसे माने जोन आप सहखंड निकालेंगे, -1 के पावर i + j जोड़ देंगे, -1 के पावर i + j के जोड़ेंगे तो -1 के पावर जब भी आपको सम संख्या मिलेगा यहाँ 1 यूज करना होगा, और जोड़ करके जैसे आपको विषम संख्या मिलेगा यहाँ आपको -1 का प्रयोग करना होगा। सम संख्या की जगह पर 1 का और विषम संख्या की जगह पर -1 का आपको प्रयोग करना होगा, इतना आपको ध्यान देना होगा सहखंड निकालते समय, को फैक्टर निकालते समय, ठीक है। आइए आपको करके दिखाते हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आइए आपको करके दिखाते हैं, ठीक ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आइए यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों को उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करें। इन सारणिक के उप सारणिक एवं सहखंड की बात करना है, उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज है।
आइए आपको दिखाते हैं, इसको ले चलते हैं कटघारा में, है ना। इस क्वेश्चन को कटघारा में ले चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। सारणिक एवं आपको उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करना है। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे आइए देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक ना। एक मिनट, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा। आइए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका निकालना है उप सारणिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि आपका 2 है, -4 है, 0 है और 3 है ना। अब इसका निकालना है क्या, उप सारणिक एवं सहखंड निकालना है। तो सबसे पहले उप सारणिक निकालेंगे हम। तो उप सारणिक सबका निकालेंगे। सबका का मतलब हो गया 11 का उप सारणिक निकालेंगे, फिर हम 12 का उप सारणिक निकालेंगे 1 2 का, फिर हम निकालेंगे 21 का 2 1 का, और फिर हम निकालेंगे 22 का, ठीक ना। यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ को काट के निकालेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को काट के निकालेंगे, बारी बारी से सबका निकालेंगे। यहाँ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पहला पंक्ति कट गया, पहला स्तंभ कट गया तो यहाँ पर 3 आएगा, है ना। और यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब कटेगा तो 0 मिलेगा, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ जब कटेगा तो -4 मिलेगा, और यहाँ पर दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब कटेगा तो 2 मिलेगा। ऐसे जानते हैं। आपसे जैसे पूछा जाएगा, आपसे कभी पूछा गया कि सारणिक में 2 का उप सारणिक क्या है, आपसे पूछा गया कि 2 का उप सारणिक क्या है बताइए। तो भैया 2 देख लीजिए कहाँ पर है, 2 कोटि का रहता है बाबू मेरे। तो 2 का उप सारणिक जो होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 का उप सारणिक ये वाला होगा, ध्यान देंगे। 2 का जो उप सारणिक होगा इसके सामने वाला होगा, ठीक ना। एक मिनट, जो उप सारणिक इसका होगा इसके सामने वाला होगा, यानी इसका उप सारणिक ये वाला हो जाएगा। 2 का अनुसार 3 के बराबर हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। यानी कि 2 का उप सारणिक 3 होता है, 2 का उप सारणिक 3 होता है, और 3 का उप सारणिक, जैसे 3 का पूछेगा 3 का उप सारणिक 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से 0 का पूछेगा, मानिए 0 का उप सारणिक पूछ दिया तो 0 का उप सारणिक -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा। 0 कहाँ है तो 21 के स्थान पे है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में है 0। और इसी तरह से आपका पूछ देगा, मान लीजिए कि -4 का क्या होगा, तो -4 का जब पूछेगा तो -4 का 0 होगा, यानी आमने सामने वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो कभी नाम दे के भी एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट, है ना। तो घबराइएगा नहीं, ठीक ना, एकदम उसके सामने वाला हो जाएगा। और नहीं तो काट के बनाएंगे। अगर 2 का पूछ रहा है तो दूसरा पंक्ति, और 2 का पूछ रहा है 2 का जब पूछेगा उसका पंक्ति और स्तंभ काट दीजिएगा। तो 2 का पूछेगा तब पंक्ति स्तंभ काटिएगा तो 3 ना आएगा, सीधे कर दिया होगा आंसर। अब इसी का पूछ रहा है, कौन चीज, सहखंड पूछ रहा है। तो इसका जब सहखंड पूछ रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। सहखंड पूछेगा तो यहाँ पर वही A11 लगा देंगे, फिर ये 12 ले लेंगे, और ये यहाँ पर हम लोग 21 और ये 22 ले लेंगे, है ना। और यहाँ हम ऐसे ऐड करेंगे 1 + 1, फिर हम यहाँ ऐड करेंगे 1 + 2, फिर हम यहाँ ऐड करेंगे 2 + 1, और फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ ऐड करेंगे 2 + 2, है ना बाबू मेरे। अब यहाँ वही जो लगा देंगे, जो हम माइनर निकाले हैं वही माइनर हम लोग यूज करेंगे, वही माइनर हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा तो 1 रहेगा, और 11 के मान 3 निकाले हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए विषम हो जाएगा तो -1 रखेंगे, और इसका मान पहले से 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए विषम है तो माइनस रखेंगे, और पहले से -4 है तो अभी बदल के 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 2 4 सम है तो 1 रखेंगे, और पहले से 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आप लोग आराम से उप सारणिक एवं सहखंड निकाल सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन का भी हम बता रहे हैं, टेंशन न लीजिए, हम आपको सेकंड क्वेश्चन में बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था जरा देखते हैं, एक मिनट, कहाँ चला गया भाई, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या था देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका हम चेंज करेंगे, और क्या है जरा बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से बात को समझना होगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, अच्छा से देखिए, ठीक है। एक मिनट, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, दूसरा का जो दिया आपका क्वेश्चन है, इसका दूसरा का क्या बोला है, इसका निकालिए A और यहाँ C है, और यहाँ B यहाँ D है, ठीक है ना।
इसका निकालना है उप सारणी। तो उप सारणी निकालना है तो अभी मैंने बताया आपको, कुछ नहीं करना है। m 11, यहाँ पर m आपको 12, फिर यहाँ पर m आपका 21 और फिर यहाँ पर m आपका 22। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, बात को ध्यान से समझिएगा। 11 के मतलब क्या, पहला पंक्ति पहला स्तंभ कट जाएगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ कटेगा तो डी आएगा, ऐसे भी ए वाला का डी होगा, है ना। और 12 का मतलब क्या होगा, 12 माने पहला दूसरा कटेगा तो पहला दूसरा कटेगा बी हो जाएगा। और 21 का मतलब दूसरा पहला कटेगा, दूसरा पहला कट गया सी हो जाएगा। ये दूसरा दूसरा कट गया ए हो गया, निकल गया सारणी। अब इसका सहखंड निकालना है तो टेंशन नहीं लेना है। सहखंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम है। बस आपको वही लिख देना है 11, फिर लिख देना है आपको 12, फिर लिख देना है आपको 21, फिर लिख देना है आपको 2। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना होगा, -1 के पावर 1 + 1 और यहाँ पर -1 के पावर 1 + 2 और यहाँ पर फिर -1 के पावर 2 + 1 और यहाँ पर -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, है ना। अब वही हम लोग माइनर यूज कर देंगे, जो हम लोग माइनर निकाले हैं वही माइनर हम लोग यूज कर देंगे। बस तुरंत एकदम धड़ल्ले से धड़ाक धड़ाक आंसर आएगा, है ना बाबू मेरे। कैसे आंसर आएगा ये देखते हैं, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर ये आपका 1 1 2 है, सम संख्या 1 ले लेंगे और यहाँ डी है तो डी रखेंगे, आंसर डी का डी हो जाएगा। यहाँ देखिए विषम संख्या है तो -से रखेंगे और 12 का बी है तो आंसर हो जाएगा कितना, -b। और इसके बाद ये देखिए विषम आएगा जोड़ के 3 आएगा, यहाँ भी आंसर होगा +c तो आंसर हो जाएगा -c। और ये देखिए सम संख्या है तो यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ आंसर ए है तो अपना आंसर ए लिखेंगे, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक ना, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये हो गया सहखंड, ये हो गया उपसारणी। सहखंड उप सारणी का हर एक एलिमेंट का होता है। ऊपर में होता है 11 12 13, नीचे 21 22 23, उसके नीचे 31 32 33। आइए देखते हैं किस तरह से 3 कोटि वाला बनता है। टेंशन नहीं लेना है, बनाना है सिर्फ। आइए देखते हैं 3 कोटि वाला कैसे बनता है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए बात को। ठीक है, 3 कोटि वाला कैसे बनता है वह ध्यान से बात को देखिएगा। ठीक है ना। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते इसको, इसी का क्या करते हैं देखते। कोई बात नहीं, यहाँ से इसको क्लीन करके देखते हो। अच्छा 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 अच्छा, 3 कोटि वाला आपको दिखाते हुए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आइए आपको 3 कोटि वाला दिखाते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 कोटि वाला आपको देखिए, यहाँ पे 3 कोटि वाला को देखिए कैसे होगा, ठीक है ना। 1 मिनट, 3 कोटि का भी निकालना है, कोई बात नहीं, दूसरा में आते हैं, ठीक है ना। आइए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 कोटि का भी निकाल देते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्या है, 1 0 0 है, फिर 0 1 0 है और 0 0 1 है, कोई बात नहीं है। इसका निकालना है कौन चीज, सहखंड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सहखंड। सहखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे बताएंगे आप लोग। सहखंड निकालने के लिए हम एकदम यूज करेंगे वही वाला, क्या, m 11 वाला, फिर यूज करेंगे m 12, फिर यूज करेंगे m 13, 11 12 13 हो जाएगा ना। फिर यूज करेंगे m 21, फिर यूज करेंगे m 22, फिर यूज करेंगे m 23, फिर यूज करेंगे m 31, फिर यूज करेंगे m 32। देखते हैं और बनाएंगे हम 33 भी। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। टेंशन से नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखिए, 11 का मतलब 1 1, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ कट गया, क्या बचेगा, 1 0 0 1 बचेगा। और यहाँ पर 1 - 0 आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 1 2 थे, 1 कट गया, 2 कट गया, 1 कटेगा 2 कटेगा, क्या मिलेगा, 0 0 0 1 मिलेगा, यानी कि 0 - 0 = 0 मिलेगा। यहाँ 3 मान, 1 3, तो 1 और 3 कटेगा, 1 और 3 कट गया, है ना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ काट दिया हम, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ कट गया तो क्या बचेगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ कट गया तो क्या बचेगा भैया, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ कट जाएगा ना। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 1 0 यहाँ भी बच रहा है, ठीक है। यहाँ भी 0 - 0 = 0 आ रहा है। दूसरा पहला, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कटेगा, दूसरा पंक्ति कटेगा पहला स्तंभ कटेगा, तो आपको 0 0 0 1 मिलेगा। यहाँ भी देखिए 0 - 0 = 0 आ रहा है। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ कटेगा, क्या बचेगा, 1 0 0 1 बच रहा है। यहाँ 1 - 0 = 1 आ रहा है। यहाँ
2 3, तो 2 कटेगा 3 कटेगा तो क्या वो 1 0 0 0 मिल जाएगा, 1 0 0 0 मिल रहा है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। 3 1 क्या है बाबू, 3 1, तो 3 1 काटेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 1 0 मिल रहा है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 3 1 काटेंगे नहीं मिलेगा ना, यहाँ भी 0 आ रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। 3 2 काटेंगे क्या मिलेगा हमको, 3 2 को काटेंगे हम लोग, तब 3 2, 3 और 2 कट गया तो 1 0 0 0 मिलेगा, 1 0 0 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बना लेंगे 33 को, ठीक ना, 33 जब बनाएंगे तो क्या मिलेगा, मतलब देखते हैं 33 को बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 33 को बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर 33 को बनाएंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिनट, जब यहाँ पर हम लोग 33 को बनाएंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे, 33 में तीसरा और तीसरा कटेगा, तीसरा कटेगा तो 1 0 0 1 हो जाएगा, और आंसर 1 में से 0 जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया मेरे का सहखंड नहीं उपसारणिक ना, सहखंड नहीं, पहले निकालिए उपसारणिक, क्या निकालना है, उपसारणिक पहले निकालना है, ये उपसारणिक है। अब हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, अब मेरा निकलेगा सहखंड, है ना, अब निकलेगा कोफैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। आइए कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर कैसे होगा, तो वही होगा 11, फिर यूज करेंगे क्या 11, यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 13 यूज करेंगे, फिर यहाँ 21, फिर यहाँ 22, फिर यहाँ 23, फिर यहाँ 31, फिर यहाँ 32, 31, और यहाँ पर हम 32 यूज करेंगे, और इसके बाद में हम 33 यूज करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, प्लस माइनस देख लेना है, आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, 1 1 2 आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस आ रहा है तो ए में यूज कर देंगे, वही वाला यूज कर देंगे, फिर देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस 0 का लिखना है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 3 4 होता है, 4 सम संख्या है, तो जो भी आया होगा उसको प्लस लिखना है, 2 1 में जो भी आया होगा माइनस लिखना है, तो माइनस 0 में माइनस से गुना करें तो 0 हो जाएगा ना। 22 में है तो क्या करेंगे, 22 में आपका यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 1 में 2 सम संख्या है, यहाँ 23 में क्या करना भैया मेरे, 23 में 2 3 5 आ रहा है, लिखना है निगेटिव, तो माइनस 0 तो 0 हो जाएगा मेरा, फिर ये 3 1 है, 3 1 में आपका ये 0 है, यहाँ 0 लिखना है, फिर यहाँ पर 3 2 विषम संख्या है, 5 हो जाएगा, तो माइनस 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 3 3 देखिए यहाँ पर आया है 1, यहाँ 3 3 6 विषम सम है तो 1 लगाना है, यानी कि जब जोड़ करके सम आता है तो आपको प्लस 1 लिखना है अलग से, और जोड़ के जब माइनस 1 आता है तो आपको अलग से लिखना है क्या, जोड़ के जब विषम आता है तो लिखना है माइनस 1। जब दोनों को जोड़ लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड करके सम संख्या आएगा तो प्लस यूज करना है, और विषम संख्या आएगा तो यहाँ माइनस यूज करना है, बात खत्म। इसी तरह से निकलता है क्या, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब आपका कहना है दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति सुनिए, अब दूसरी पंक्ति के सहखंड क्या होता है, बात को मेरा समझिएगा बढ़िया से। दूसरी पंक्ति का सहखंड का मतलब होता है, आपको पहले से मालूम होगा, 1 मिनट यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले कटघारा में ले चलते हैं, ठीक ना, इसको हम कटघारा में ले चलते हैं, क्या कह रहा है बात को समझिएगा। आइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कटघारा में ले चलेंगे तब पता चलेगा, आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का जब प्रयोग करना है यहाँ पर है, तो इसका और इसका मान निकालना है, सारणी का ध्यान दीजिएगा, तो इस सारणी के मान निकालना है दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड। तो दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड क्या है, दूसरी पंक्ति कौन होता है, यही होता है, दूसरी पंक्ति आपका यही होता है ना, 1 मिनट, दूसरी पंक्ति आपका यही होता है, दूसरी पंक्ति है, और हम लोग को पता है पहले से, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जहाँ तक उम्मीद है कि पहले से पता है, शुरू से ही मालूम हमको है, यहाँ जो होता है 11, यहाँ आपका 12, यहाँ 13, और यहाँ 21, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ पर 31, यहाँ पर 32, और यहाँ पर होता है 33, यही होता है बाबू मेरे, हैं यही होता है ना, पता को है ना, यही होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से। अब यहाँ से क्या है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है, तो दूसरी पंक्ति में क्या है, 21 22 23 है ना, यहाँ बोला है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग 21 22 23 का प्रयोग करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट यहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, बात को समझने का प्रयास करना है, देखते हैं 1 मिनट। आइए बोर्ड देखिएगा,
तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग, ठीक ना। यहाँ पर दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का जो प्रयोग होगा, 21 के साथ हम 21 रखेंगे, 22 के साथ हम 22 रखेंगे, अवयव और सहखंड का प्रयोग करना है, और 23 के साथ हम 23 रखेंगे, है ना। 23 के साथ 23। अब 21 का स्थान पर क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और इसका सहखंड निकालना है बाबू। तो यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर -1 का प्रयोग होगा, और यहाँ इसको काट के लिखेंगे। 22 के स्थान पर मेरा 0 है, तो 0 रखेंगे, सम संख्या इसको काट के लिखेंगे। यहाँ पर 23 के स्थान पर 1 है, विषम संख्या आ रहा है, तो -1 बाकी हम काट के लिखेंगे। अब काट के लिखना मैंने कहा पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो बोलिए 2 1, यानी दूसरा हट गया, अब पहला हट गया, दूसरा हटेगा पहला हटेगा, दूसरा हटेगा पहला जब हटेगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, ये लाइन आपका हट, मान लीजिए आपका ये वाला लाइन जो है हट गया, ये लाइन आपका हट गया, ठीक है, दूसरा हट गया पहला हट गया, तो क्या बचेगा देखिए आप लोग, दूसरा पहला हटा दीजिए, उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, तो क्या बच रहा है मेरा, तो 3 बच रहा है, यहाँ 8 बच रहा है, और यहाँ 2, यहाँ 3 बच रहा है। अब 0 ये वाला हटाएंगे तो ये पिछला लाइन हटेगा, पिछला लाइन आपका हट जाएगा, है ना। अब बीच वाला 2 हटाना है, तो 2 हट जाएगा ये, और ये हटेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा बताएंगे, यानी कि बचेगा 5 बचेगा, 8 बचेगा, और 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, 2 हट गया, 2 हट गया ये वाला। अब इसके बाद क्या हटाएंगे हम लोग, 2 और 3, तो 2 हटा देंगे, ये 3 हटा देंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा मेरा, 3 बचेगा, 1 2 बचेगा, ठीक है। दूसरा पहला हटाया, 3 8 2 3 बचा, दूसरा हटाया, 5 8 1 3 बचा, और तीसरा हटाया मैंने, तो मेरा बचा 5 3 1 2 बचा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, -2 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये -8 दूना का 16 हो जाएगा, ये आपका 0 पूरा 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये भी -1 हो जाएगा, ये 10 -1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है ये आप लोग का -2, और ये जगह 7 हो जाएगा ना, 9 7 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में -1 ये हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा नहीं, और यहाँ पर कितना 14 हो जाएगा, ये हम लोग का 7 हो जाएगा, आंसर 7 के बराबर आपका आ जाएगा। यही बोला था कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, तो मैंने इसका प्रयोग किया, आंसर 7 के बराबर आया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, क्या करा देते हैं, ये कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना। आइए इसको भी ले चलते हैं कटघारा में, है ना, क्या है देखते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को भी लेके चलते हैं वहां पर, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है ना। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है बात समझिएगा बढ़िया से, ठीक से बाबू मेरे, ठीक से समझिएगा। कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करना। भैया तीसरे स्तंभ क्या होता है आप जानते हैं ना, तीसरा स्तंभ क्या होता है, यहाँ पर होता है जैसे 11, यहाँ होता है 12, यहाँ 13, यहाँ होता है 21, यहाँ होता है 22, यहाँ होता है 23, यहाँ होता है 31, यहाँ होता है 32, और यहाँ होता है 33, है ना। अब तीसरे इसका प्रयोग करना है, तीसरे का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा कैसे क्या करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है तीसरे का प्रयोग करना है, तो तीसरे का प्रयोग करना मैंने क्या है, किसका प्रयोग करना बताएंगे। तीसरे स्तंभ का मतलब इसका प्रयोग करना है, 13 23 33 का, 13 23 33 का प्रयोग करना है ना, 13 23 33 का प्रयोग करना होगा। तीसरे स्तंभ वही है, 13 23 33 का हम प्रयोग करके आगे बनाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरे स्तंभ से डेल्टा का मान निकालना है, 13 23 33। यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या बाबू मेरे, यहाँ अप्लाई करेंगे 13 को, और यहाँ पर 13, फिर अगला होगा मेरा 23 होगा, और ये भी मेरा 23 होगा, अगला होगा मेरा 33, और ये भी होगा मेरा 33। बात को समझिएगा, तीसरे का प्रयोग करना है। 13 का स्थान पर क्या है देख लीजिए, वाई जेड है ना, वाई जेड है, और यहाँ देखिए प्लस रहेगा क्योंकि 3 1 4 आ रहा है। यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, 2 3 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, 23 में क्या आएगा, 3 2 5 आएगा, विषम संख्या आएगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ है मेरा जेड एक्स है, ठीक ना, मेरा जेड एक्स है। यहाँ पर क्या है 33 पर एक्स वाई है, 33 पर एक्स वाई है, और यहाँ पर 3 3 6 आपका रहेगा, ठीक है, काट लिखेंगे। तब अब यहाँ पर 1 3 काटना है, तो पहला पंक्ति और पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ कट जाएगा, तब बचेगा मेरा 1 वाई बचेगा और 1 जेड बचेगा। फिर प्रकार दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ कटेगा, तो 1x 1 जेड बचेगा, 1x 1 जेड बचेगा, है ना। और ये कह रहा है तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति ये तीसरा स्तंभ कट जाएगा, तो 1x आपका 1y बचेगा, ठीक है।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए ऐसे, मैं दाहिने वाला प्लस में बाएं वाला माइनस में, तो जेड माइनस आपका वाई हो जाएगा और ये हम लोग का जेड एक्स हो जाएगा और यहाँ पर जेड माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये आपका एक्स वाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये प्लस में जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए। छोड़िए क्या, इसमें माइनस कॉमन निकालिए, एक मिनट काम कीजिए, यहाँ पर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ आप निगेटिव कॉमन निकालिए, ठीक है ना। माइनस जैसे हम कॉमन निकालेंगे क्या होगा, एक्स हो जाएगा पॉजिटिव में और ये हो जाएगा नेगेटिव में। जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बाबू मेरे, यहाँ देखिए ना, एक मिनट सुनिए आप लोग, यहाँ पर मुझे बता दीजिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए बाबू मेरे, बताइए इसमें क्या कॉमन है। तो दोनों में पता चलेगा कि जेड स्क्वायर कॉमन है, तो हम माइनस जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, घूम गया। इन दोनों में क्या कॉमन है जरा देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई देगा क्या, तो जेड कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन, जेड कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इन है, ठीक है, जेड एक्स है, जेड माइनस एक्स है, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जेड कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जेड कॉमन दिखाई देने के बाद क्या होगा जरा देखिए, तो जेड कॉमन दिखाई दे रहा है तो भाई जेड कॉमन निकालेंगे जब हम लोग, जेड कॉमन हम प्लस में निकालेंगे तो आपका ये प्लस में एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस में आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, माइनस में आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है और यहाँ पर इस तरह से प्लस जेड कॉमन निकालना है दोनों में, प्लस जेड, तो प्लस वाई को प्लस में और माइनस वाई को माइनस में लिखे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका माइनस जेड स्क्वायर है और यहाँ एक्स माइनस वाई है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक प्लस में लिखेंगे और एक हम यहाँ इसको माइनस में लिखेंगे, एक प्लस है क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। इसके बाद सब में क्या कॉमन है बोलिए ना, सब में देखिए कॉमन है एक्स माइनस वाई का सब में कॉमन के रूप में आ रहा है, सब में कॉमन के रूप में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बताएंगे, तो एक मिनट इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है, कॉमन के फॉर्म में इसको बाहर निकालेंगे, ठीक ना। तो एक्स माइनस वाई को हम बाहर जब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या बचेगा बाबू मेरे, वहां से बचेगा माइनस में जेड स्क्वायर बचेगा और इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम क्या करें, जेड एक्स हो जाएगा और ये जेड वाई हो जाएगा, नहीं। और इसमें क्या बचेगा, माइनस में एक्स वाई बचेगा, ठीक है। इन दोनों में ही बोलिए ना क्या कॉमन है, इन दोनों में ही बोलिए, छोड़िए हटाइए, ज्यादा दूर क्या जाना है, इन दोनों में बोलिए जेड कॉमन है ना, माइनस जेड कॉमन निकालिए, माइनस जेड, तो जेड माइनस एक्स बचेगा और इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, वाई कॉमन निकालें तो जेड माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ से जेड माइनस एक्स को पकड़ के बाहर खींच लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ से वाई प्लस में लिखिए और जेड माइनस में लिखिए, थोड़ा सा सजा दीजिए, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये वाई माइनस जेड हो जाएगा और ये आपका जेड माइनस एक्स हो जाएगा। आप लोग का इतना ही पर ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करना था, तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का मैंने प्रयोग किया है और तुरंत बनते चला गया है। 13, 23, 33 का अप्लाई कर दिया मैंने, इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया और यहाँ पर उल्टा था ना, वाई माइनस एक्स था ना, इसीलिए माइनस कॉमन निकाला ताकि एक्स माइनस वाई हो जाए। सब में एक्स माइनस वाई लिया करके मैंने बाहर खींच लिया, फिर मैंने देखा कि जेड माइनस एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको खींच दिए, वाई को पहले जेड को बाद में लिखा है, हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक डिटर्मिनेंट है और इसका ए का सहखंड ए आई जे है तो डिटर्मिनेंट के मान किससे निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट के मान निकालने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के अवयव और सहखंड को गुना करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अवयव और सहखंड को गुना करके जोड़ेंगे बाबू मेरे, तो किसी एक पंक्ति का या किसी एक स्तंभ का ना, जैसे तैसे नहीं ना, या तो किसी एक पंक्ति का ले लीजिए, किसी एक पंक्ति का, नहीं तो क्या किसी एक स्तंभ के अवयवों के सहखंडों को गुना करिए, किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को ही ना, या तो किसी पंक्ति को ना तो किसी स्तंभ को, है। तो कुल मिलाकर के 11 के जगह पर 31 कहाँ से आ जाएगा, 11 के बाद 31 कहाँ से आएगा, ये तो ऐसी गलत है पूरी तरह से, जिसका अवयव लेना है उसी का ना सहखंड लेना है जी। यहाँ देखिए 11 ठीक है, 12 के बाद देखिए 21 है, यहाँ ये गलत है, 12 के बाद 21 नहीं चाहिए, एकदम गलत है,
जिस अवयव को लेंगे उसी का ना आप सखंड लेंगे। यहाँ देखिए 21 के बाद 11 है, 21 के बाद 11 कहाँ से रहेगा, ये भी आपका पूरी तरह से गलत है, यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ देखिए ठीक है 11 11, 21 21 और 31 31। ऐसा नहीं कि सेम सेम है तो हो ही जाएगा, चेक करिए कहाँ से है। 11 21 31, देखिए 11 21 31 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर C1 के प्रसार से मान निकाला गया है। तो डिटर्मिनेंट के 3 कोटि का जो मान है 6 तरीके से निकलता है, 6 तरीके से निकलता है, R1 R2 R3 से, C1 C2 C3 से। अगर ध्यान देंगे, अगर आपको एक और बता दे रहा बात हम, अगर एक पंक्ति, ध्यान दीजिए, अगर एक पंक्ति के अवयव और किसी अलग पंक्ति के सहखंड लेंगे उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक पंक्ति के अवयव किसी अलग पंक्ति के अगर आप सहखंड लेंगे 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अवयव के रूप में 11 ले लिए और यहाँ पर प्लस में आप 12 ले लिए और यहाँ पर आप 13 ले लिए, ठीक है। आप इसका अवयव ले लिए, R1 का आप अवयव लिए है और किसी R2 या R3 किसी दूसरे का सहखंड लीजिए आप। R1 का सहखंड नहीं है, R2 या R3 किसी का भी। तब मान लीजिए यहाँ पर A21 लिख देंगे, A21 और यहाँ पर A22 लिख देंगे और यहाँ पर A23 लिख देंगे, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू का 0 हो जाएगा। लाइन कट गया है, मिनट थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी आप प्रयोग करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अवयव और सहखंड दो बात है, और उपसांडिक, उपसांडिक में तो कुछ है नहीं, काट काट के लिखना है। सहखंड बनाते समय ध्यान देना है, वहाँ एक स्पेशल चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं। जब -1 के पावर सम आता है तो प्लस का, और -1 के पावर विषम आता है तो माइनस का, ठीक ना। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अवयव सहखंड की बात है तो अवयव जिसका आप अवयव लेते हैं उसी का सहखंड प्रयोग कीजिए। तो जिसका अवयव लेंगे उसी के सहखंड का जब आप प्रयोग करेंगे तो वैसी स्थिति में आपका डिटर्मिनेंट का मान निकल जाएगा। जैसे R1 का अवयव और R1 का सहखंड गुना करके जोड़ दिए, मान निकल जाएगा। R2 का अवयव और R2 का सहखंड गुना कर देंगे, मान निकल जाएगा। उसी R3 का, C1 का, C2 का, C3 का। लेकिन किसी एक लाइन का, किसी एक पंक्ति का अवयव और दूसरे पंक्ति का सहखंड लेंगे और गुना करके जोड़ेंगे, हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो इसमें 4.4 में इतना ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। आज इतना ही तक रहने देंगे, आगे 4.5 का इसी के बाद हम क्लास लेंगे, ठीक ना। इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, इस क्लास को अच्छा से देख लीजिए। इस क्लास को देखने के बाद में 4.5 का नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगा इसी के बाद। अभी इतना ही तक, जय हिंद।